तो कैसे हो मेरे डियर रणबांकुरो, तुम्हारे अर्पण समर्पण और तर्पण को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज का यह स्पेशल एपिसोड। माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। आप सबको पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा आपने, तो देखा होगा करंट अफेयर्स काफी ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है बीपीएससी सीएससी एग्जाम्स को क्रैक करने को लेकर, चाहे प्री हो या मेंस हो। प्री में जहां अमूमन से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं मेंस का जीएस सेकंड पेपर पूरा लगभग करंट अफेयर्स का होता है और फर्स्ट पेपर में 33% वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। तो यहां पे एज यू नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 69 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन में हमारी करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रेटजी किस तरीके की होने वाली है, इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और काफी रियलिस्टिक चीजें के बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप देख रहे होगे अमूमन यदि YouTube कम्युनिटी की बात करें तो पूरा भरा पड़ा है वन लाइनर फॉर्म में। याद कीजिए, एक साल का निचोड़ अब समय बिल्कुल नहीं है वैसे अप्रोच को, पुराने ढर्रे को अपनाने का, क्योंकि बीपीएससी का डिमांड अब बदल चुका है। देखिए, जब तक आप अपने दुश्मन के माइंडसेट को नहीं समझते हो तब तक उसको युद्ध में हराना जो है लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, तो यहां पे बीपीएससी हमारा दुश्मन है, उसके माइंडसेट को कैसे समझेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके। और ज्यादा दूर हमें तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाल फिलहाल में हुए 68 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहा है करंट अफेयर्स पूछने का, यहां पे चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलरली करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का पेपर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस पोर्शन से कैसे पूछा गया था और किस तरीके का स्टैंडर्ड था करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों का। ठीक है, तो पूरे वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, मैंने यहां पे एनालिसिस करके रखा है 68 सीएससी करंट अफेयर्स का ऑपरेशन करा है हमने माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो कैसा था। ये क्वेश्चन को जब आप देखोगे, समझोगे, उसका डिमांड समझोगे, तभी आपको पता चलेगा। और अंततोगत्वा मैं आपको बताऊंगा कि आपका 69 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ाई करो और कैसे करंट अफेयर्स को कमांड करो कि यदि 35 प्रश्न पूछता है तो अमूमन 30 के आसपास आपका प्रश्न जो है सही हो जाए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यदि 68 बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, प्री एग्जामिनेशन की बात करें, तो टोटल जो है यहां पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न जो पूछा गया था वो टोटल प्रश्न था 35 प्रश्न था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, कितना प्रश्न था? 35 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स में। काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आउट ऑफ 150 35 प्रश्न सीधे सीधे करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। अब यहां पे सेक्शन वाइज पार्टीशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स यहां से सीधे सीधे 11 प्रश्न पूछे गए थे माय डियर फ्रेंड। काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की। और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि ये यहां पे जो है अमूमन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल पूछे गए थे, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्स याद थे तो आप क्वेश्चन सही कर सकते थे, लेकिन आधे से ज्यादा प्रश्न जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ पूछा गया था। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि एमसीक्यू अप्रोच के तहत तैयारी करो और 1500 एमसीक्यू अपना लो, तो आपके लिए ये गर्त है। ठीक है, आप पहले एनालिटिकल अप्रोच के साथ तैयारी करो, जो पढ़ोगे ना उसी में से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। 30 प्रश्न तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के दौरान शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो हमने बताया कि बिहार स्पेशल में यहां से 11 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप देखोगे यहां पे बिहार स्पेशल में बिहार इकोनॉमिक्स का परसेंटेज जो था, वेटेज जो था वो ज्यादा था। इसके अलावा यदि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या वैश्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो उससे पार्टिकुलरली 7 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो मेजर एरिया था जहां से बीपीएससी ने प्रश्न उठाया था। ठीक है, और बीपीएससी में एक बहुत ही एक बदलता ट्रेंड देखा गया है, जहां अमूमन ही एका दुका प्रश्न पूछता था साइंस एंड टेक से। इस बार जो है 6 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे। ठीक है, 68 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन की बात करी जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशन के 3 प्रश्न पूछे गए थे, नेशनल डेवलपमेंट के 4 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं कोई आयोजन हो गया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया, उससे रिलेटेड पूछा गया था। और गेम से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइज एंड ज्योग्राफी से एक ज्योग्राफी स्पेशल था और एक प्राइज स्पेशल था। इन दोनों को मिला के 2 प्रश्न यहां से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टोटल हमारा सम बनता है 35 प्रश्न। अब आप ये देख रहे होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये सेक्शन जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ये ढर्रा नहीं है कि इस बार जो है बिहार स्पेशल से 11 पूछा तो इस बार भी 11 पूछेगा या 15 पूछेगा, हो सकता है 20 पूछ दे।
15 क्वेश्चन का ही वेटेज दे दे, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फॉर बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, तो बिहार स्पेशल का वेटेज अगर ज्यादा रहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, या हो सकता है कम कर दे, हो सकता है जो नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी है उससे ज्यादा पूछ दे, लेकिन मेरे हिसाब से चांस कम ही है, क्योंकि बीपीएससी को वेरी बिहारी बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या प्री का एग्जाम हो। इसीलिए मेंस के एग्जामिनेशन में जो एसए का पेपर एड ऑन करा गया है उसमें भी 33% वेटेज दिया गया है बिहार स्पेशल को, बिहार लोकेलिटी को, बिहार के आर्ट एंड कल्चर को, बिहार के इकोनॉमी को। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो इस साल भी कुछ भले ही ये एरिया बदल जाए, लेकिन बिहार स्पेशल का वेटेज होने वाला है काफी ज्यादा। अब बिहार स्पेशल में यदि 68 बीपीएससी का प्रश्न देखोगे कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, ये भी तो प्रश्नों का आप आईना मतलब देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तभी तो पता चलेगा कि केवल फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया था कि अंगरुआ का भौजी कौन था, मंगरुआ का काका कौन था, ये सारे प्रश्न अब बीपीएससी जो है पुराने ढर्रे पे नहीं रहा। ये बात आप ध्यान में रखना। आजकल देखो मतलब कोई भी स्पीडी पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतना एमसीक्यू, भाई डियर फ्रेंड वो ठीक है एमसीक्यू आप पढ़ोगे, अब 2000 4000 एमसीक्यू तो उसमें से 10-15 लड़ जाएंगे, लेकिन आप कितना उसमें इनपुट दे रहे हो और कितना आउटपुट आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और हां, आप ये सोच रहे होंगे कि केवल प्री को पढ़ लें, प्री पास कर लेंगे तो मेंस करेंगे करंट अफेयर्स का, तो ये सरासर गुनाह है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न फैक्चुअल है लेकिन इसमें एनालिसिस है। इसमें पहला प्रश्न जो है ये पूछा गया था, क्या प्रश्न था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है, ये पूरा इसको क्वेश्चन को लेंथी बनाने की इन्होंने कोशिश करी है, और क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि यह 2015-16 में जो सेक्स रेशियो था बिहार में, इतना से बढ़कर 2020-22 में इतना हो गया है। ठीक है, तो अमूमन ये जब आप वन लाइनर फॉर्म में पढ़ोगे या एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको एक अप्रोच दिया जाएगा कि सेक्स रेशियो बिहार में कितना है 2020-22 में। ठीक है, तो ये एक एंगल दिखाया जाएगा। यहां पे एक दूसरा एंगल भी जोड़ा है कि 2015-16 में ये इतना था और इससे बढ़ के इतना हो गया। तो ये एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड 5-6 लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हो, तब तक ये सारी चीजें आपसे नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखना। इतना ही नहीं, अगला प्रश्न देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न भी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से ही रिलेटेड है। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है कि 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन सीधे सीधे बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट से पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रश्न था आप कहीं भी कभी भी केवल एमसीक्यू अप्रोच करके या फैक्चुअल अप्रोच करके नहीं कर सकते हो। जब तक आप बिहार बजट पढ़ोगे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ोगे, तब तक जो है ऐसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। और मैं इसलिए कहता हूं कि आप कभी भी करंट अफेयर्स को ये सोच के मत पढ़ो कि आपको प्री देना है। केवल आप ये कंसीडर करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करो कि आपको मेंस भी देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो ये सीधे सीधे मेंस के लिए भी आप ऐसे मतलब आपको इकोनॉमिक सर्वे का सारांश एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे बैठ के पढ़ो, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्टिकुलर सेक्शन है, इस बार हम अपने मेंस प्रोग्राम में उसको डालने वाले हैं। स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। पहले हम एक वीडियो प्रोवाइड करा देते थे, लेकिन इस बार ये स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, 4-5 क्लास में उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सारांश कम से कम इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ो, जो ऑफिशियल सारांश होता है उसको पढ़ो। ठीक है, तो वहां से आपको डेटा भी मिलेगा और एनालिटिकल अप्रोच भी मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगला प्रश्न है, ये काफी फैक्चुअल प्रश्न, कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है। 102वां मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन था ये मैं बताना चाहूंगा। अगला प्रश्न था कि 2019 और 2020 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी। ये भी छोटकू प्रश्न था, बट ये भी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न था बट इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड था। ये देखिए 2020-21 के लिए नीति आयोग एसटीजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था। ठीक है, तो केवल स्कोर लोग निकाल लेते हैं, कितना था। ये सारी चीजें एनालिटिकल 100 में इतना, 100 में इतना, 100 में इतना, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो ये जो प्रश्न, ये जो ऑप्शन है ना, ये भी बहुत ज्यादा गेम खेल रहे हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। कभी भी एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ो। चलिए अगला देखते हैं कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। फैक्चुअल प्रश्न यहां पे सीधे सीधे पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड। और अगला, निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है।
काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, काफी लोगों का ये गलत हो गया। और यहां पे मैं बताऊंगा कि देखो आप ये सोच रहे हो ठीक है गलत हो गया नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग है और ये क्वेश्चन गलत करते हो मतलब 0.25 जो है आपका मार्क डिडक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो और एनालिटिकल अप्रोच के साथ किसी भी मैगजीन से पढ़ो, कोई भी मटेरियल खरीदो, लेकिन जिसमें एनालिसिस दिया गया है, वर्णन करा गया है, किसी भी टॉपिक को वर्णित किया गया है, उसी टॉपिक को आप पढ़ने की कोशिश करो और वैसे ही पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, उसमें अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, हाइलाइटर से 2 महीना टाइम है, लगभग 60 डेज टाइम है। मैं 60 दिनों में आपको क्या करना है इसके बारे में भी मैं अप्रोच बता दूंगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में। कल मैं सुबह उसको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना उसे, और यदि आपके लिए सही बैठता है तो उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार स्पेशल के लिए आपका तो मस्ट हो गया, बजट सार पढ़ना जरूरी है और इकोनॉमिक सर्वे का सार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और पूरा उससे नोट्स वगैरह मत बनाओ, बार बार उसी को देखो, तो वो हाईलाइट करके देखोगे, अंडरलाइन करके देखोगे, सर्किल करके देखोगे, तो आपको एनालिटिकल अप्रोच भी पता चलेगा और साथ में फैक्ट्स भी पता चलेगा। ठीक है, तो बिहार स्पेशल का ये आंकड़ा लगभग यहां पे समाप्त होता है। ये भी प्रश्न थे यहां पे बिहार स्पेशल से रिलेटेड ही प्रश्न थे कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार इतना था और अब इतना हो गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी एनालिटिकल था, बार बार जो है कई महीनों से न्यूज में भी बना हुआ था, और ये भी प्रश्न थे फैक्चुअल से प्रश्न थे। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में 6 या 7 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये फैक्चुअल प्रश्न था, कहां पे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। किस जानवर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? फैक्चुअल प्रश्न। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा फैक्चुअल था। ये भी सरकार के द्वारा पोषण अभियान फैक्चुअल। भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 अंतिम के लिए एनालिटिकल प्रश्न था। यहां पे केवल फैक्ट्स आप लेटेस्ट पढ़ते हो, लेकिन एनालिसिस में पीछे का भी डाटा आपको मिलता है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित से किस राज्य ने अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया? तो ये सब एनालिटिकल प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप एनालिसिस करके पढ़ो। और मैं बात करूंगा, यदि जैसे यहां पे दिया हुआ है कि किस राज्य ने सबसे अधिक एफडीआई पार्टिकुलर पीरियड में प्राप्त किया, तो यदि इस राज्य का एफडीआई इनफ्लो आपको पता है और कोई बिहार स्पेशल या बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कॉजेज लिख रहे हो या क्यों नहीं बिहार वो कर रहा है, तो कंपैरिजन जब आप करोगे कि फलाने स्टेट ने इतना पार्टिकुलर पीरियड में इतना एफडीआई इनफ्लो अपने यहां प्राप्त किया, वहीं उसके बनिस्बत बिहार काफी पिछड़ा हुआ है और इसके ये कारण है। तो यही एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये फैक्ट्स मतलब अचानक ही न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में अमूमन बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी पोथी मैगजीन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, बीपीएससी के ट्रेंड पे आधारित हम आपको बहुत ही रिलायबल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स सेक्शन वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि इसका वैल्यू एडिशन होगा तो आप उसे जरूर देखें। और उसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो ये रहा इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो इस बार साइंस एंड टेक के प्रश्नों में ज्यादा उछाल देखा गया है और ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? ठीक है, इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, किस अंतरिक्ष एजेंसी का यह कार्यक्रम था? ये हमेशा न्यूज में बना हुआ था। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये था, मतलब ये से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसमें भी 6-7 प्रश्न थे। तो मैं इतना ही, अब ज्यादा इसको वीडियो को मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहने का मतलब, हमारे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि ठीक है, फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, आधा फैक्ट्स पूछेगा और आधा एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये करना है कि एनालिटिकल अप्रोच के साथ प्रश्न को पढ़ना है। कभी भी यदि कोई कहे कि 1200 एमसीक्यू लगा लो, तो आप मत लगाओ। जितना आप एग्जॉस्ट करोगे अपने आप को कि 5 घंटा 6 घंटा स्क्रीन टाइम दोगे, उतना यदि आप न्यूज़पेपर पर ध्यान दोगे या साथ में कोई मैगजीन पढ़ते हो, मंथली मैगजीन, चाहे वो क्रॉनिकल हो
या घटना चक्र की मैगजीन हो, या किसी अन्य पब्लिकेशन की मैगजीन हो, या यूं कहें कि पीडी हो, या विजन आईएएस हो, किसी अन्य की भी, किसी की भी मैगजीन हो, मैगजीन आप पढ़ोगे तो उससे ज्यादा चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, और मैं बताऊंगा कभी भी एनालिटिकल तैयारी करने वाले का ना तो प्री रुकता है और ना ही मेंस रुकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। और फैक्ट्स पढ़ोगे तो आपका प्री मतलब घींच घाच के हो भी जाएगा, तो मेंस में कतई वो काम नहीं देने वाला है, सिवाय फॉर्डर के, एक दुक्का फॉर्डर का यूज हो जाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं देने वाला है। ठीक है, तो अपने माइंड को शार्प रखने के लिए, अपने माइंड में एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए समय की अनिवार्यता है यह कि आप जो है एनालिटिकल अप्रोच के साथ कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे वह स्टैटिक टॉपिक हो या करंट अफेयर्स हो। यदि आप ऐसे इस अप्रोच के साथ करंट अफेयर्स को तैयार करोगे तो निसंदेह आपका प्री हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की अन्य सब्जेक्ट की कितनी तैयारी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन करंट अफेयर्स में 30 से जो 35 प्रश्न होते हैं, 30 के आसपास आपके प्रश्न डिट्टो सही हो जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं आएगा वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना और इसी अप्रोच के साथ किसी भी टॉपिक को तैयारी करना। शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।